Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is in continuation of my previous lecture of Ghatna Chakra covering environment and ecology. So we will complete this chapter today. Urbanization and industrialization are harmful. Urbanization, industrialization harmful है. A for balanced development, B for biodiversity conservation, B environment and ecology, C for biodiversity conservation, D all of the above. So right answer is option D, all of the above. Urbanization, industrialization harmful है ये सभी ऑप्शंस के लिए. NGT Act 2010 was enacted in consonance with which of the following provision of the Constitution of India. मतलब हमारा जो NGT Act 2010 में पास हुआ था वो हमारी ये संविधान में कौन कौन से प्रोविज़न दिए हैं जहाँ से वो जिससे उसका मैचिंग हो रहा है. जैसे कि हमारा आर्टिकल 21 में दिया है राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट, इट कम्स अंडर राइट टू लाइफ विच इज़ अंडर आर्टिकल 21, दैट इज़ फंडामेंटल राइट. सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रोविज़न ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 275(1). Then powers and function of Gram Sabha as mentioned under article 243A. तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा आपका आर्टिकल 21 जिसमें आपका राइट टू लाइफ आता है. इसमें आपका राइट टू लाइफ के अंदर हमें हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट है जिसका डिमांड हम गवर्नमेंट से कर सकते हैं. तो एनजीटी एक्ट 2010 इसके अंतर्गत इससे रिलेटेड होगा इस आर्टिकल से, आर्टिकल 21 दैट कम्स अंडर राइट टू लाइफ. तो आंसर इज ओनली 1. ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज W.H. Adams. व्हाट इज़ Rio +20 कॉन्फ्रेंस? एज आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि 1992 में हमारा इंटरनेशनल फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था. उसके बाद जैसे जैसे इसके रिव्यूज़ होते गए अकॉर्डिंगली ये +5 +10 देन +20 आपका 2012 का है जो कि अगेन आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ. वहाँ पर आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे. ठीक है, तो यही हमारा Rio +20 कॉन्फ्रेंस है. देन इन द ईयर 1997 वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन क्योटो जापान जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल रिलीज़ हुआ दैट इज़ रिलेटेड टू climate change. Then next question, the sustainable development goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. The sustainable development goals have to be achieved by 2030. So correct statement होगा only 2, क्योंकि जो sustainable development goal है ये आपका सर्वप्रथम यहाँ पे 1972 में नहीं आया था, जबकि जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जैसे हमने पढ़ रखे हैं रियो की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अर्थ समिट एजेंडा 21 जिसके अंतर्गत आता है दैट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ओनली 2, दैट इज़ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है ये बाय 2030 हमें अचीव करना है. Then, with reference to the Global Alliance for Climate Smart Agriculture, which of the following are correct? जिसे कहते हैं हम JAXA, that is Global Alliance for Climate Smart Agriculture. So JAXA is an outcome of the climate summit जो कि पेरिस में 2015 में हुई थी. सबसे फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड है हमारा मेंबर ऑफ JAXA does not create any binding obligation, and third is the India was instrumental in the creation of JAXA. अब हमें इसमें करेक्ट आंसर कोड सेलेक्ट करना है. इसमें भी हमारा होगा ओनली 2 करेक्ट, बिकॉज जो हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2010 में जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुआ था. और इंडिया सिर्फ एक साइनेटरी है, ना ही कि इंस्ट्रूमेंटल है इसके क्रिएशन में. तो आंसर होगा ओनली 2, मतलब मेंबरशिप जो JAXA की है इट डज़ नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, मतलब कोई इसमें बाइंडिंग नहीं है इसकी मेंबरशिप में.
द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी मतलब पेन्स a United Nations mechanism to assist countries transition toward a greener and more inclusive economy emerged at option A Earth Summit Sustainable Development 2012 Johannesburg, then United Nations Conference on Sustainable Development 2012 Rio de Janeiro, United Nations Framework Convention on Climate Change 2015 Paris, the World Sustainable Development Summit 2016 न्यू दिल्ली। तो ये जो हमारा पेज है जो कि कंट्रीज़ को हेल्प करता है टू बी मोर ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये हमारा इमर्ज हुआ था 2012 में जो हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एट रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 sometimes seen in the news, consider the following statement. It is a global action plan for sustainable development. It originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg 2002. Which of the following correct? तो देखिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल एक्शन प्लान है एजेंडा 21। ये बहुत पूछते हैं, ये बहुत कॉमन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एजेंडा 21 क्या है। और इसका ओरिजिन 2002 में नहीं हुआ था, जबकि ये 1992 में जो हमारा अर्थ समिट हुआ था ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, दैट टाइम ही इसका ओरिजिन हुआ था। सो नाउ नेक्स्ट इज मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज, बहुत सी सीडलिंग क्यों नहीं ग्रो करती हैं। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज मोस्ट ऑफ रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। जो जड़ें होती हैं उनकी हेयर्स ट्रांसप्लांटिंग के टाइम लॉस्ट हो जाती हैं, इस कारण बहुत से जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग होती है वो ग्रो नहीं करती है। मतलब सीडलिंग हमने ट्रांसप्लांट कर दी, ट्रांसप्लांट होने के बाद नहीं ग्रो कर रही, तो उसकी बहुत सी रूट हेयर लॉस होती है। तो रूट हेयर क्या है, वो आपका वाटर को कलेक्ट करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करेगा, एंड दैट विल हेल्प इन टेकिंग द सोल्यूशन अप थ्रू द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। सो जब वो लॉस हो जाएगा तो प्लांट हमारे डेड हो जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेड मतलब ख़राब होना। तो ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सारे ऑप्शंस हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, इसमें से कौन सा इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है? ऑप्शन 1 फॉरेस्ट पॉलिसी, 2 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 3rd इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 4th एजुकेशन पॉलिसी। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारे जो भी दिए हुए हैं सारे जो है आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड है। नेक्स्ट, कंसर्निंग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ऑप्शन ए, इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी, इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च on environmental issues at global level. Option C, it is an agency under OECD to facilitate the transfer of technology and funds to underdeveloped countries with a specific aim to protect their environment. Option D, A, both A and B. तो correct answer होगा इसका A. It serves as the financial mechanism for conservation of biological diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change. Next, Environment Protection Act, also known as option A, Umbrella Legislation, option B, Chatti Mubarak, option C, Environment Legislation, option D, Eco Safety Law. Correct answer is Umbrella Legislation. ये आपका Environment Protection Act 1986 में जो बना, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1986 में हुई थी उसी के बाद ये बना, ताकि हम ऐसी कोई भी जो प्रकृति में हमारे ट्रेजेडीज़ हो रही हैं उनसे हैंडल करने के लिए तैयार रहें और ऐसा ना होने दें
that it also comes under Article 253. The GAC is constituted under the GAC हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में बना, तभी ये आपका GAC कंस्टिट्यूट हुआ, और बाद में ये 2010 में इसका नाम हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से इसका नाम अप्रेजल कमेटी हो गया 2010 में। With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under conservation agriculture? तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर को हमें बचा के, एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे होता है वैसे ही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हमें करना है। ऑप्शन दिए हैं अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस, अडॉप्टिंग मिनिमम टेलर्स, अवॉइडिंग कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। Option 4, using crop residues to cover the soil surface. Option 5, adopting spatial and temporal crop sequencing crop rotation. तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मतलब आप कितना एग्रीकल्चर में कोई भी जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें कम से कम यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट हो। सो द आंसर इज़ ऑप्शन सी 2, 4, 5, मतलब एडॉप्टिंग मिनिमम टेलर्स, देन क्रॉप रेसिड्यूज को यूज़ करके आप सॉइल सरफेस को कवर करना, देन एडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड मतलब स्पेस लेवल पे क्रॉप रोटेशन, देन टेम्पोरल टाइम लेवल पे क्रॉप रोटेशन एडॉप्ट करके। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें कि where saving agricultural crop production that strives to achieve acceptable profit together with high and sustained production level while conserving environment. So आपके एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन को हमें प्रोडक्शन भी अचीव करना है हाई प्रॉफिट के साथ, और साथ में हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाने भी है, संसाधनों को हमें सेव भी करना है, एंड वी हैव टू अचीव हाई एंड सस्टेन्ड प्रोडक्शन लेवल, और साथ में हमें एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। ऑप्शन है हमारा ए एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इंक्रीज्ड यूज ऑफ सुपर फॉस्फेट, यूरिया, इफेक्टिव बायोसाइड्स, then wider popularization of high-yielding crop varieties, better aid more frequent irrigation, increased frequency of aerial span of inorganic fertilizer and pesticide. C है हमारा mixed cropping, organic manure, nitrogen fixing plant, pest resistant crop varieties. D हमारा improved farm implement machinery, use of potent insecticide to minimize post-harvest grain losses and monoculture cropping practice. तो हमें इसमें से स्टेटमेंट्स चेक करने हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन एग्रीकल्चर में करने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी। देखिए ऑप्शन ए में है कि कल्टिवेबल लैंड को बढ़ा दो, फिर आपका बायो फर्टिलाइज़र को बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो एक तरह से ये जो इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ सुपर फॉस्फेट यूरिया ये सब है, ये हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं, नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी में भी इंक्रीज्ड इरिगेशन, मोर फ्रिक्वेंट एंड देन मोर फ्रिक्वेंटली आपको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड देने की बात करें, तो ये भी ऑप्शन बी भी रॉन्ग। ऑप्शन सी में जितने भी ये टेक्निक्स हैं मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लान, ये सारे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज़, ये सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन डी में भी हम देखें तो पोटेंट इंसेक्टिसाइड के यूज़ करने के बाद देन मोनोकल्चर क्रॉपिंग प्रैक्टिस, तो ये जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नाउ कंसिडर स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट कोट्स। Assertion: India is a case of an over-urbanized country. Reason: most of the large cities in India do not have adequate infrastructure. अब इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ए, तो पहले ही फॉल्स हो गया। इंडिया ओवर अर्बनाइज कंट्री नहीं है। सेंसस अगर हमें पता है तो हम रूरल कंट्री हैं, हमारे देश में रूरल एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं। ए ऐसे ही फॉल्स हो गया। अब बी रीज़न तो मतलब
अब इसमें हम देख लें, ऑप्शन हमारा ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ये हो गया। इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग किसने इन्वेस्टिगेट की थी? ऑप्शन ए होगा मासानोबु फुकुओका। Then which country introduces Green Army for Environment Conservation? Answer is Australia. So this completes the chapter 1 of घटना चक्र ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें आपका एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।